दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में जिक्र किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जिक्र किया गया है, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के जो राज्य विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य के जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 जो उसमें राज्य सरकार के शासन प्रशासन से जो संबंधित प्रावधान है उसके बारे में जिक्र किया गया है, राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। तो इन सब चीजों को आज हम स्पेशली राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान है उसको देखेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में स्टेट में राज्यपाल का जो प्रोविजंस किया गया है, उनकी क्या भूमिका है, उनके क्या कर्तव्य है, उन सब चीजों के बारे में हम आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जो है राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान दिया गया है, और जो राज्यपाल होते हैं वे राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यपाल में जो होता है निहित होता है। राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार में जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो राज्य सरकार का गठन होता है, उसमें जो मंत्रिपरिषद होता है उसके अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो जो राज्यपाल होता है वह राज्य विधानमंडल का एक अंग होता है। राज्य विधानमंडल अगर कहीं पर दो सदनी है तो एक विधानसभा हो गई, एक विधान परिषद हो गए, और राज्यपाल क्योंकि विधायिका के द्वारा जो राज्य विधानमंडल उसके द्वारा विधेयक को पारित करने के बाद राज्यपाल के पास आता है। राज्यपाल जब स्वीकृति देते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर पाता है। तो राज्यपाल जो होते हैं वह राज्य के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में आज देखेंगे। तो जो राज्यपाल हैं वे राज्य प्रशासन के एक महत्वपूर्ण अंग है। और भारतीय संविधान की जो भाग 6 में राज्य प्रशासन से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित जो प्रोविजन वो दिया गया है, उसमें आज हम विशेष तौर पर राज्यपाल के बारे में जिक्र करेंगे। स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके बारे में आज इस सेशन में जानकारी प्राप्त करेंगे। और भारतीय संविधान की जो भाग 6 है, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान है, राज्य प्रशासन से जो संबंधित प्रावधान वो दिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में उल्लेख किया गया है गवर्नर के बारे में। ठीक है, भाग 6 रोमन अंक में भी आपको आना चाहिए और डिजिट में भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली भी प्रश्न आ जाते हैं कि राज्य प्रशासन से संबंधित चाहे राज्य के महाधिवक्ता हो गया, राज्यपाल का, राज्य विधानमंडल का उल्लेख, राज्य सरकार के प्रशासन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो किस भाग में किया गया, भाग 6 में किया गया। तो भाग 6 हो राज्य सरकार के शासन प्रशासन से, राज्य सरकार के शासन प्रशासन से संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है दोस्तों कि भारत का क्या, जैसे आप भाग 5 में पढ़ते हैं, भारत की जो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तो उसी के पैरेलल जो होता है राज्य सरकारों में, स्टेट में जो है शासन प्रशासन चलता है। जैसे संघ की, भारतीय संघ में जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। और मंत्रिपरिषद की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और जो संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, वह राष्ट्रपति में निहित होती है। उसी के समानांतर अब राज्य में व्यवस्था है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद का गठन है वह किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इन सब चीजों का मतलब लगभग आपको समानांतर देखेंगे। जो संघ शासन के अंतर्गत आप जो संसद का जो कार्य है कानून बनाने का, निर्माण करने का, उसी तरीके का जो राज्य विधानमंडल का कार्य प्रणाली है एकदम सेम है, समानांतर है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं जो राज्यपाल से संबंधित जो भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको आज हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखा जाए, देखिए, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया। राज्यपाल के बारे में बताया गया। अगर हम स्पेशली देखा जाए तो अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 161 तक राज्यपाल के बारे में जो प्रोविजन है उसको स्पष्ट किया गया है। और फिर अन्य अनुच्छेद में भी राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 153 कहता है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो अगर यहाँ से हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 पढ़ने से हमको पता चलता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होंगे। राज्यपाल का क्या प्रावधान किया गया, एक क्या होंगे, गवर्नर होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे।
प्रत्येक राज्य के लिए क्या होंगे, एक राज्यपाल होंगे। फिर हालांकि इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से, देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक ही व्यक्ति को क्या करना है, किसी 2 या 2 से अधिक राज्य या 1 से अधिक राज्य का क्या है, राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, मूल संविधान में नहीं था, इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एक ही व्यक्ति को, एक ही कोई पर्सन है, उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का गवर्नर जो है अपॉइंट किया जा सकता है। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो इन सब चीजों के बारे में देखेंगे हैं। तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में क्या बातें की गई है, राज्यपाल के राज प्रशासन में क्या भूमिका है, राज्यपाल की जो क्षमादान की जो शक्ति है, तो इन सब चीजों को भी हम देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 153 क्या कहता है दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, एक गवर्नर होगा। और अब हम जानते हैं कि राज्यपाल जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, निहित होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर, तो राज्यपाल जो होते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अनुमति देते हैं, स्वीकृति देते हैं, जिससे वह कानून का रूप धारण कर पाता है। तो राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति की अगर बात करें तो कहाँ तक है, तो राज्य विधानमंडल जिन विषयों तक कानून बनाने के लिए संविधान के द्वारा उनको अधिकार दिया गया, राज्य विधानमंडल को जिन विषयों के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार दिया गया, उन विषयों तक क्या है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति क्या है, विस्तार करती है। ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो राज्यपाल जो है वो राज्य के शासन प्रशासन का एक प्रमुख अंग है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है दोस्तों, कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, एक गवर्नर का प्रोविजन किया गया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 154 क्या कहता है दोस्तों, अगर हम अनुच्छेद 154 की बात करें, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है क्या है, राज्यपाल में निहित होगी। तो गवर्नर क्या है, वह निहित होगी, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वह क्या होगी, राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है, जो राज्य सरकार की जो कार्यपालिकी शक्ति है वो किसमें निहित है, राज्यपाल में निहित है। ठीक है, गवर्नर में क्या है, निहित है। तो अगर डायरेक्टली अनुच्छेद आ जाता है कि किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है उल्लेख किया गया, तो किसमें, संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 154 में। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 153 में किया गया। फिर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रावधान किया जाता है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है। इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 दोस्तों यही कहता है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो क्या है, राज्यपाल में निहित होगी। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब आइए, अब देखिए राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर के का अपॉइंटमेंट का उल्लेख अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 155 में दिया गया। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट है वह प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। तो भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो हमको अनुच्छेद 155 से में प्रावधान दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अब अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के पदावधि की बात की गई कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 156 सीधे एकदम कहता है कि जो राज्यपाल की जो पदावधि है वह क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट के प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक वो पदावधि पे, अपने कार्यकाल पे मतलब बने रहेंगे, ये चीजें कहा गया है। तो राज्यपाल की जो पदावधि है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो राज्यपाल जो है, राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है, तो जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो पद क्या धारण करेंगे। और संविधान में यह भी कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 156 में यह भी प्रोविजन साथ में जोड़ा गया है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक क्या है कार्यकाल रहेगा। लेकिन वो 5 वर्ष कंप्लीट करेंगे, ये किसकी इच्छा पे डिपेंड करेगा, राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो 5 साल कार्यकाल पूरा कर पाएंगे राज्यपाल, वैसे 5 साल से पहले ही क्या उनको हटा दिया जाएगा। ये चीजें आपको मालूम होना। तो साथ ही लिखा गया है यहाँ पर राज्यपाल का जो कार्यकाल है, राज्यपाल का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की तारीख से अपने पद ग्रहण की राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा, राज्यपाल अपना पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष कार्यकाल कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, यह किस पे 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। यह राष्ट्रपति की इच्छा पे निर्भर करता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 156 से हमको पता चलता है राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक वे पद धारण करेंगे। साथ ही जोड़ा गया है ये कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन वो 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों, राज्यपाल को जो है कार्यकाल की सुरक्षा संविधान के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद क्या है धारण करते हैं। इसलिए वे 5 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं, यह पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के इच्छा पर, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस चीजों पे आप गौर करिएगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर अपना पद खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा गया है, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे, तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को क्या है देंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। क्या राज्यपाल की पदावधि, तो राज्यपाल अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है, क्योंकि राज्यपाल क्या है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और राज्यपाल का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए अनुच्छेद 157 क्या कहता है। अनुच्छेद 157 में दोस्तों अगर हम बात करें तो वहां पर क्या लिखा गया है, राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता, कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना चाह रहे तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल अपॉइंट होने के लिए गवर्नर अपॉइंट होना है अगर किसी को, गवर्नर नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। अर्हता मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, कोई व्यक्ति राज्यपाल अपॉइंट हो जाए, राज्यपाल अपॉइंटमेंट के लिए, राज्यपाल अपॉइंट होने के लिए, ठीक है, राज्यपाल अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट होना चाह रहा है, अपॉइंट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो 2 योग्यता का ही संविधान में उल्लेख किया गया और कुछ नहीं कहा गया है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या हो, भारत का नागरिक। और एक क्या बात कही गई है, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। क्या हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु, वह 35 वर्ष की आयु
पूरी कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें मालूम है, पूरी कर चुका हूं। कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल अपॉइंट होना चाह रहा है, राज्यपाल नियुक्त होना चाह रहा है, तो उसके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, दो योग्यताएं होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर होना चाहिए। फिर देखते हैं केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, तो उन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन ये दिया गया कि जब राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वह अन्य लोगों से भी सलाह और सुझाव ले। तो लेकिन वो संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में सिर्फ यही बातें लिखी गई है कि वह भारत का नागरिक हो और क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। तो जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी, जैसे मान लो देखेंगे सरकारीय समिति थी, है उच्च आयोग जो गठित किया गया था उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया है, तो जो विभिन्न प्रकार की कमेटी थी उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते समय है, उनको हटाते समय क्या प्रक्रिया, कुछ अन्य प्रक्रिया जो अपनाई जानी चाहिए, उन सब चीजों की बात की गई है थी। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रोविजन स्पष्ट रूप से दिए गए हैं कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये चीज है। तो राज्यपाल अपॉइंट होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये दो अर्हता संविधान के द्वारा बताया गया है। तो ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 158 क्या कहता है। अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, शर्तें का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल अपॉइंट हो रहा है, राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया, तो उस पद, राज्यपाल का पद धारण करने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहला शर्त यही कि वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो। किसी भी सदन का सदस्य का मतलब वह संसद की किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा, वह राज्य विधानमंडल की किसी सदन का, राज्य विधानसभा जो है, राज्य परिषद जो है, विधान परिषद जो है, राज्य का जो स्टेट राज्य सरकार में जो विधान परिषद है, क्योंकि राज्य विधानमंडल हो सकता है जहां पर दो सदनी होगा तो एक विधानसभा कहलाएगा और एक विधान परिषद कहलाएगा, और कहीं पर राज्य विधानमंडल एक सदनी है तो वहां पर विधानसभा कहलाएगा। तो वह है कि किसी भी विधायक के सदन का क्या, वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही चीज है कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल निर्वाचित होना चाह रहा है और निर्वाचित नहीं होता राज्यपाल, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आगे तो गलत मत करिएगा, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राज्यपाल का क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कहीं स्टेटमेंट देंगे राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है, संबंधित मान लिया राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इस तरीके का। और राज्यपाल निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल निर्वाचित किया जाता है। तो ऐसा कहीं स्टेटमेंट दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरा पूरा क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल का क्या है, अपॉइंटमेंट होता है, राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो ये सब चीजें आपकी बारीकी थोड़ा सा जब पढ़िए तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब अब देखेंगे पीवाईक्यू में भी अगर सॉल्व किए होंगे, पीसीएस का पेपर है या किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम का पेपर, तो वहां पर आपको ऐसी गलतियां किए होंगे जरूर, क्योंकि राज्यपाल का जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, गवर्नर का निर्वाचन नहीं होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, तो राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। शर्तें ये हैं कि राज्यपाल क्या संसद के किसी सदन का या राज्य विधानमंडल की किसी सदन का क्या सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि यदि कोई सदस्य राज्यपाल अपॉइंट हो जाता है, अगर कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण की तारीख से क्या है, रिक्त कर दिया है। तो अगर कोई संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, अगर राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण कर लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान क्या कर दिया है, रिक्त हो गया है। वो स्वतः क्या होता है, उस सदन में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपको स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर गौर करिएगा राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। राज्यपाल का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये सब चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जब पढ़िए तो इस तरीके से आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए, आप अपना नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यदि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल क्या अपॉइंट किया गया है, यदि दो या दो से अधिक राज्यों का क्या है, राज्यपाल क्या है,
अपॉइंट किया गया है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया कि अब एक ही व्यक्ति को या दो या दो से अधिक राज्यों का गवर्नर का कार्यभार सौंपा जा सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। ये चीजें हैं। अब मान लीजिए ऐसे अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया तो उसके लिए वेतन भत्ते जो है, जो उपलब्धियां हैं, जो सुविधाएं, किस तरीके से वितरित किया जाएगा, क्योंकि वो एक ही राज्य का तो है नहीं, दो या दो से अधिक राज्यों का क्या है, दायित्व निभा रहा है। तो यहाँ पर वो चीजें हैं, तो वो किस तरीके से उनमें जो है किस अनुपात में उपलब्धियां, भत्ते, जो वेतन है का आवंटन किया जाएगा, ये चीजें बताया गया है। ठीक है। अब देखिए, यदि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहां उस राज्यपाल को संदेह जो उपलब्धियां हैं और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित किया जाए। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो आधारित किया जाए, यहाँ पर अवधारित किया जाए। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो है अवधारित किया जाए, राष्ट्रपति ही उसका क्या है, निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे? कितना कितना मतलब राज्यों का शेयर बनेगा। ठीक है। निर्धारित, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या है, आधारित किया जाएगा, अवधारित किया जाएगा। यहाँ पर रहना चाहिए, अवधारित किया जाए, ये चीजें है। तो अगर यदि एक ही व्यक्ति को क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों को क्या है, राज्यपाल, गवर्नर अगर अपॉइंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वहां उस राज्यपाल को जो उपलब्धियां, जो वेतन भत्ते किस तरीके से दिए जाएंगे, वह उस अनुपात में शेयर बांटा जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा क्या है, निर्धारित किया जाए। ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें राज्यपाल का वेतन कितना है मंथली, तो कितना वेतन है बताइए दोस्तों, बताइए कितना वेतन है? तो राज्यपाल का जो वेतन है प्रतिमाह कितना है? राज्यपाल का वेतन, तो अगर हम राज्यपाल के वेतन की बात करें तो कितना है? 3.5 लाख रुपया प्रतिमाह है। कितना? 3.5 लाख रुपया प्रतिमाह है। तो 3.5 लाख रुपया जो है, 3.5 लाख रुपया क्या है, प्रतिमाह है। ठीक है। तो 3.5 लाख रुपया क्या है, प्रतिमाह है। अब अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का वेतन कितना, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रतिमाह है और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपया प्रतिमाह है और राज्यपाल का वेतन कितना है, 3.5 लाख रुपया। ठीक है। 3,50,000 रुपया क्या है, प्रतिमाह है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब बात, तो देखिए दोस्तों, राज्यपाल द्वारा शपथ लेना, तो राज्यपाल शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है बताइए दोस्तों, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राज्यपाल को शपथ उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा क्या है, दिलाया जाता है। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 159 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में क्या है, इसका प्रोविजन किया गया है कि राज्य के राज्यपाल को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाएगा, वह उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या है, दिलाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ, राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के, उस राज्य के उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या है, दिलाया जाता है। तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य, जो उस राज्य के दोस्तों, तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दिलाया जाता है। लेकिन राज्यपाल का अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। अब शपथ का प्रारूप क्या होता है, तो जो भारत के राज्यपाल हैं वह संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की मतलब शपथ लेते हैं और राज्य की जो जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे, इस चीज की क्या शपथ लेते हैं, तो उसको देख लेते हैं।
तो राज्यपाल किस चीज का शपथ लेंगे? संविधान और विधि का। संविधान और विधि का, संविधान और विधि का परिरक्षण, संविधान और विधि का क्या दोस्तों? परिरक्षण। प्रिजर्व हो गया, संविधान और विधि का परिरक्षण हो गया, और संरक्षण, प्रोटेक्ट, संरक्षण हो गया, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, और क्या करेंगे? प्रतिरक्षण करेंगे, प्रतिरक्षण, डिफेंड, प्रतिरक्षण। तो संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का क्या शपथ राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। साथ ही राज्य की जो जनता के जो सेवा और कल्याण में क्या है? निरत रहेंगे। राज्य की जो जनता है, राज्य की जनता के, राज्य की जनता के सेवा और कल्याण में लगे रहेंगे, जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे। ठीक है, निरत मतलब पूरी तरीके से उसमें लगे रहेंगे। राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? निरत रहेंगे। तो राज्यपाल के द्वारा जो शपथ का प्रारूप है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि संविधान और विधि का ऐसा आ सकता है शब्दावली की किस चीज का शपथ लेते हैं वे। संविधान और विधि का क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉ है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो विधि है, उसका क्या परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। और राज्य की जनता की जो सेवा और कल्याण में क्या है? निरत रहेंगे। तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, उस राज्य में जो हाई कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा जो है शपथ दिलाया जाता है। और शपथ का प्रारूप ये होता है दोस्तों कि राज्यपाल जो है संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करेंगे, उसका शपथ लेते हैं। साथ ही राज्य की जो जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे। तो ये आपको शपथ का प्रारूप भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन। मान ली कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए प्रोविजंस कौन बनाएगा? ये चीजें बात कर रहे थे। कुछ आकस्मिकताओं में मतलब ऐसा जो अभी तक इस भाग में इस राज्यपाल के दायित्व के बारे में नहीं लिखा गया। मान ली कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसी कंटिजेंसी सिचुएशन आ गया, आकस्मिक परिस्थितियां ऐसी आ गई जिसके बारे में संविधान नहीं कुछ बता रहा है कि राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन के बारे में है। तो वहां पर जो भी कुछ परिस्थितियां आएंगी वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि राज्यपाल के कृत्य क्या होंगे। ठीक है, तो कुछ आकस्मिकताओं में, कुछ आकस्मिकताओं मतलब कुछ अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या है निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन क्या होगा, इसका निर्धारण, इसका निर्धारण, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन में संसद भी लिखा हो, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी लिख दिया गया हो, तो लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के बारे में संविधान में जहां पर कोई प्रोविजंस नहीं लिखा कि राज्यपाल के कृत्य होगा, आकस्मिक परिस्थितियों में क्या होगा, तो वह उसको कौन निर्धारित किया करेगा? वह राष्ट्रपति के द्वारा, जो प्रेसिडेंट है महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन क्या होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गया।
आते हैं नेक्स्ट वन। अब देखिए राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति, जहां तक राज्य विधानमंडल जो राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जहां तक राज्य विधानमंडल विधि का निर्माण कर सकता है, उन विधियों के उल्लंघन होने पर अगर कोई व्यक्ति उन विधियों का उल्लंघन करता है, उन विधियों के खिलाफ कोई अपराध करता है, उस विधि के उल्लंघन के खिलाफ, उल्लंघन होने पर किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दंडित किया गया है, तो उन उन तक जो है, उस सीमा तक जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का विस्तार होता है। ठीक है, राष्ट्र ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अब देखिए क्या है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, विस्तार है, मतलब जहां तक उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, वहां तक गवर्नर को क्या है, क्षमादान की शक्ति। पहला पॉइंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि राज्यपाल की क्षमादान की जो शक्ति का विस्तार कहां तक है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, जहां तक जिन विषय पे कानून बना सकती है, उस विषय तक राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का क्या है, विस्तार है। ये चीजें हो गया। अब यहाँ पर क्या है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलिंबन करने की शक्ति होगी। मतलब राज्यपाल जो है, अगर राज्य में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है, न्यायालय के द्वारा कोई दंड दिया गया है, कारावास का दंड दिया गया है, किसी भी प्रकार का दंड दिया गया है, तो उसको जो है न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया गया अपराधी व्यक्ति को, उस अपराधी को जो है क्षमा करने की शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है। उस दंड को, जो दंड उसको दिया गया है उस व्यक्ति को, वह राज्यपाल के द्वारा क्षमा किया जा सकता है, लघुकरण किया जा सकता है, परिहार किया जा सकता है, विराम, प्रविलिंबन। तो इस प्रकार राज्यपाल को 5 प्रकार की जो है राहत देने वाली शक्ति प्राप्त है। किसको राहत देंगे, जो अपराधी व्यक्ति है, जिसको दंड दिया गया है, वह उस दंड से मुक्त हो जाए, वह उस दंड का कम भोगी हो। मतलब उस दंड को जो है, मान ली किसी को 5 साल का कठोर कारावास दिया गया है, तो राज्यपाल अगर जेल में उसके द्वारा अच्छा व्यवहार किया गया, जो भी एक क्राइटेरिया है जो न्यायालय के नियम के अंतर्गत, जो जेल नियम के अंतर्गत है राज्यपाल के लिए, तो जो एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को कोई अगर जो अपराधी व्यक्ति है, जो जिसको न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है और कारावास में बंद है, तो एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को अगर किसी जो कैदी है, अगर उस कैदी के द्वारा मतलब पालन किया जाता है, तो क्या है, मतलब राज्यपाल के द्वारा क्या है, ये क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलिंबन के माध्यम से जो है उसको उस सजा से क्या है, राहत देने का काम करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया है। अब इसका उल्लेख कहाँ गया है, कहाँ पर है दोस्तों, ये मालूम होना चाहिए। तो अनुच्छेद जो 161 है, अनुच्छेद 161 में क्या है, इसका जिक्र किया गया है। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति कहाँ पर है दोस्तों, इसका उल्लेख, तो अनुच्छेद 161, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगर हम दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की बात करें, तो उसका अनुच्छेद 72 में किया गया है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, अनुच्छेद 72 के तहत संविधान के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, किस अनुच्छेद में, वह अनुच्छेद 72 में है। किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 72 में, वह अनुच्छेद 72 में जिक्र किया गया है। तो जो प्रेसिडेंट की जो क्षमादान की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 72 में है। और राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति किसमें है, वह अनुच्छेद 161 में। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ये चीजें हो गई क्लियर। अब यहाँ पर हमने बताया आपको राज्यपाल क्षमादान कहाँ तक दे सकते हैं, तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां पर, और क्षमादान का स्वरूप क्या है कि कोई सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति को जो है उस सजा से राहत कैसे देंगे, तो वह क्षमा के माध्यम से दे सकते हैं। क्षमा जब दिया जाता है तो कोई अपराधी व्यक्ति जो दंड दिया गया, उस दंड से पूर्णतः क्या होता है, वह मुक्त हो जाता है। लघुकरण में क्या होता है, दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा।
इस तरीके मतलब जो मूल दंड था, जो दंड की प्रकृति को क्या है बदल दिया गया। मृत्यु दंड को किसमें बदल दिया गया? आजीवन कारावास में बदल दिया गया। परिहार है, दंड की अवधि को कम कर देते हैं। विराम है, इसमें भी दंड में जो है विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जाता है। प्रविलिंबन है, जो दंड मिला है उसके अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए क्या है निष्पादन पर रोक लगा दिया था। ये सब चीजें जो 5 प्रकार की जो क्षमादान का प्रोविजन है वो सब चीजें हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसको आप देख लीजिए दोस्तों। देखिए चलिए, तो अब देखिए पहला क्या है? पार्डन। तो राज्यपाल को बताया भी हमने, राज्यपाल जो है कोई अपराधी व्यक्ति है, न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया, कारावास में है, कैदी है और न्यायालय के जो है द्वारा दंडित किया गया, तो राज्यपाल जो है उस अपराधी व्यक्ति को जिसको दंडित किया गया है उसको राहत प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए 5 प्रकार का जो है राहत राज्यपाल के द्वारा दिया जा सकता है। तो वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे एक तरफ यहाँ पर विषय हो गया मान लीजिए और एक तरफ यहाँ पर ऐसे मिलान करने के लिए आ सकता है। मिलान करने का मतलब यहाँ पर मान लीजिए विषय दे दिया और यहाँ पर जो क्षमादान की शक्ति मतलब क्षमा की शक्ति किस प्रकार का है, तो यहाँ पर लिख सकता है क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, ऐसे मिलान करने के लिए आ सकता है या इनमें से कौन सही नहीं है। तो इसलिए आपको विषय मालूम होना चाहिए। लघुकरण का विषय क्या है, क्षमादान में क्या विषय है, परिहार में क्या है, विराम में क्या है, प्रविलिंबन में क्या है, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम आपको इसको बता रहे हैं दोस्तों डिटेल में। ठीक है, अब देखिए तो पार्डन अगर राज्यपाल के द्वारा क्षमादान दिया जा रहा है तो जहां तक राज्य सरकार की राज्य विधानमंडल की जो कार्यपालिका शक्ति विस्तृत है वहीं तक जो है वो क्षमादान दे सकते हैं। अब देखिए क्या है, जब राज्यपाल द्वारा किसी अपराधी को क्षमादान दिया जाता है तो दोषी व्यक्ति की सजा पूर्णतः क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ये पॉइंट आप गौर करिएगा दोस्तों। अगर राज्यपाल के द्वारा क्षमादान दे दिया गया किसी अपराधी व्यक्ति को, किसी कैदी को क्षमादान दे दिया गया तो वह उस जो उसको सजा मिला हुआ है वह उस सजा से उस दंड से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूर्णतः क्या मुक्त हो गया, समाप्त हो गया। उस जो दंड दोषी व्यक्ति की सजा से क्या है पूर्णतः क्या होता है? समाप्त हो जाती है। जब राज्यपाल द्वारा किसी अपराधी को क्षमादान दिया जाता है तो दोषी व्यक्ति की सजा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसका मतलब उसके द्वारा जो अपराध किया गया था उसके लिए जो दंड मिला था, राज्यपाल जब क्षमादान दे देंगे तो वह दंड जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। लेकिन राज्यपाल के पास 2 मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं। अगर किसी राज्य उच्च न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दिया गया है, मतलब भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय के द्वारा अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है तो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार, मृत्युदंड को क्षमा दान करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के द्वारा, जो कोर्ट मार्शल के द्वारा अगर किसी को दंडित किया गया है तो उसको माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये राज्यपाल कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते। माफ मतलब क्षमा नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, क्षमा नहीं कर सकते। क्योंकि क्षमा का मतलब क्या है दोस्तों? उस दंड से पूर्णतः मुक्त हो जाना। क्षमा का मतलब, माफ का मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति अपराधी था, उसके लिए उसको दंड दिया गया, लेकिन अगर गवर्नर के द्वारा माफ किया जा रहा है इसका मतलब है उस सजा से क्या पूर्णतः मुक्त हो गया। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा की माफ नहीं कर सकते, मतलब क्षमा नहीं कर सकते। क्षमादान का मतलब क्या होता है? माफ कर दिए आप, और जब आप माफ कर देंगे इसका मतलब क्या हो गया? वह दंड क्या हो गया? पूर्णतः समाप्त हो गया। तो सैन्य न्यायालय के द्वारा ये आप ध्यान में रखिएगा, कोर्ट मार्शल अगर किसी व्यक्ति का हुआ है सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई जो सजा को माफ नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या है? राज्यपाल क्या मृत्यु दंडादेश को, अगर न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को माफ क्षमादान नहीं कर सकते हैं। ये आप 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो राज्यपाल के पास अगर ये जो है, देखिए मृत्युदंड अगर उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है तो राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं। तो राज्यपाल जो है वह मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को लघुकरण कर सकते हैं। लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति को बदलना। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में राज्यपाल बदल सकते हैं। राज्यपाल क्या है? मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? मृत्युदंड को। ये जो मृत्युदंड अगर किसी के न्यायालय के द्वारा दिया गया तो मृत्युदंड
आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? आजीवन कारावास में। किसमें बदल सकते हैं? आजीवन कारावास में। ठीक है, ये चीज है। कौन? राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है मृत्युदंड को किसमें बदल सकते हैं? आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते हैं। माफ कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के द्वारा किसी मृत्युदंड, जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको क्षमादान दिया जा सकता है, माफ किया जा सकता है। और यदि राष्ट्रपति के द्वारा मृत्युदंड को माफ कर दिया जा रहा है, तो वह व्यक्ति जो है उस सजा से पूर्णतः क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षमादान का मतलब होता है माफी। माफी का मतलब है वह जो दोषी व्यक्ति है वह सजा से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, वो जो सजा जिसको जो मिला है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल मृत्युदंडादेश को माफ नहीं कर सकते हैं। तो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? बताइए। यहाँ पर एक स्लाइड में आपको लिख देते हैं कौन माफ कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोर्ट मार्शल है, क्या है? कोर्ट मार्शल किसी का हुआ सैन्य न्यायालय के द्वारा कोई दिया गया, सैन्य न्यायालय के द्वारा मृत्युदंड 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 को माफ या क्षमादान जो होता है, क्षमा कर देना, क्षमादान। तो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को कोर्ट मार्शल के द्वारा दंडित किया गया है, मृत्युदंड को है, कोर्ट मार्शल के द्वारा कोई दंड दिया गया, मृत्युदंड को क्या है? माफ, क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति के द्वारा जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जहां पर संघ भारत सरकार कानून विधि का निर्माण कर सकता है, संसद जहां तक संसद जिन विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है, उन विषयों पर क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, परिहार, लघुकरण, विराम पर विलंबन की शक्ति है। ठीक है, ये है। तो अगर इस प्रकार हम लोग देखेंगे, जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ, वह राज्यपाल से बहुत अधिक क्या है? व्यापक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोर्ट मार्शल के द्वारा जो दंड दिया जाएगा, किसी न्यायालय के द्वारा जो मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दिया गया, उसको माफ करने का अधिकार, क्षमादान का अधिकार किसको पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए, राज्यपाल जो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते, लेकिन मृत्युदंड को किसमें बदल सकते हैं? वह मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। चलिए, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, लेकिन वह जब तक उसका जीवन रहेगा वह क्या है? आजीवन कारावास, कैद में ही रहेगा। ये सब चीजें हैं। तो आप क्षमादान का मतलब दोस्तों हमको लग रहा है समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो है इसमें, ये तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? देखिए, लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है, देखिए लघुकरण क्या है? कम्यूटेशन। लघुकरण क्या है? देखिए, दंड के स्वरूप, प्रकृति को क्या बदल दिया जाता है, दंड का स्वरूप ही बदल दिया गया। इस पे आप गौर करिएगा। जो दंड का स्वरूप है, अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया गया। किसी को कठोर कारावास दिया गया था, तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में क्या है? बदल दिया गया। ठीक है, ये चीजें। तो अब देखिए यहाँ पर, तो मृत्युदंड, जो मृत्यु दंडादेश दिया गया है किसी न्यायालय के द्वारा, किसी कोई अपराधी व्यक्ति था, उसके द्वारा ऐसा अपराध किया गया जिसके लिए उसे मृत्युदंड दिया गया, और उस मृत्युदंड को लघुकरण के माध्यम से आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तो यह राज्यपाल के पास यह अधिकार है। राज्यपाल मृत्युदंडादेश को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ भी कर सकते हैं, और मृत्युदंड को क्या आजीवन कारावास में भी बदल सकते हैं। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना यह राज्यपाल कर सकते हैं, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। तो लघुकरण का मतलब हो गया, जब लघुकरण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो वह दंड के स्वरूप को क्या है? बदल देते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो वह आजीवन कारावास में बदल देंगे, कठोर कारावास के साधारण कारावास में बदला जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कम्यूटेशन लघुकरण आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। लघुकरण के बाद क्या है? परिहार, रिमिशन। परिहार जो होता है, परिहार में क्या है?
परिहार की शक्ति का जब प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा तो उसमें दंड की अवधि को क्या है राज्यपाल के द्वारा कम कर दिया जाता है। दंड की अवधि को कम करना मतलब अगर किसी को 2 वर्ष का कारावास मिला है तो उसको 1 वर्ष के कारावास में क्या है बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? 1 वर्ष की कारावास में। यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष का कारावास, इस 2 वर्ष के कारावास को किसमें बदल दिया गया? 1 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। लघुकरण में क्या हो रहा था दोस्तों? तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदल दिया जा रहा था, उसकी प्रकृति को बदल दिया जा रहा था। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया गया। ठीक, लघुकरण के अंतर्गत होता है। और उसके बाद आप परिहार रिमिशन के अंतर्गत देखेंगे तो दंड की अवधि को क्या है कम कर दिया जाता है। जो सजा मिला हुआ है उसी सजा को थोड़ा कम कर दिया जाता है। 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में बदल दिया गया है। अगला पॉइंट, विराम रिस्पाइट। विराम रिस्पाइट में क्या है दोस्तों? रिस्पाइट शक्ति का जब प्रयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तब उसमें क्या है, इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। कोई विशेष परिस्थितियां आ गई उस वजह से क्या है बदल दिया जाता है। मान लीजिए किसी महिला को किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है, अब उसमें मान लीजिए उसी दौरान उसको कोई गर्भावस्था की स्थिति है, तो क्या है उस अवधि के कारण, गर्भावस्था की अवधि के कारण क्या है सजा को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ये व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति विशेष की जो परिस्थितियां हैं वहां पर उसका अवलोकन करने के बाद क्या है उस अवधि के कारण क्या, उस समस्या जनित परिस्थितियों के कारण क्या है उसकी सजा को क्या है परिवर्तित करना शामिल है। किसमें आता है? विराम में आता है, रिस्पाइट में आता है। ये चीजें जो दंड है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें उसमें क्या है उसकी परिस्थितियों में अनुसार क्या है इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। तो वह व्यक्ति विशेष की जो परिस्थितियों के कारण क्या उसको बदल दिया जाता है। ये क्या है? विराम है, रिस्पाइट है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रविलिंबन। प्रविलिंबन जो है रिप्रिव, तो रिप्रिव शक्ति का उपयोग राज्यपाल के द्वारा कब किया जाता है? तो रिप्रिव जो शक्ति का उपयोग राज्यपाल के द्वारा कब किया जाएगा? इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया गया तुरंत उसका निष्पादन हो रहा है, निष्पादन का मतलब उसको तुरंत क्या है लागू किया जा रहा है। तो रिप्रिव प्रविलिंबन के माध्यम से जो दंड मिला है किसी अपराधी व्यक्ति को, उस दंड को कुछ समय के लिए क्या है रोक दिया जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति जो है अन्य जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको अपना सके। है मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति के पास ही कोई दया याचिका भेजना हो, राष्ट्रपति के पास तो ये सब चीजें जो है मान लीजिए है अन्य जो प्रावधानों के को पालन कर सके, ये सब चीजों के लिए ऐसा किया जाता है। तो जो प्रविलिंबन होता है उसका क्या है अर्थ? इसका यही अर्थ है कि दोस्तों मान लीजिए अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पे क्या है रोक लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो वह राष्ट्रपति के पास अपना दया याचिका भेज सके, उस पर राष्ट्रपति मतलब उसको संदर्भ में लेकर उस पर विचार कर सके, न्याय निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाए। तो उस समय जो प्रक्रिया ये सब लगती है तो इसके लिए जो प्रविलिंबन रिप्रिव जो है शक्ति का उपयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है कि उस व्यक्ति को जो दंड दिया गया है वह तुरंत लागू ना किया जाए, उसको कुछ समय के बाद लागू किया जाए, जिससे कि वह जो अपराधी व्यक्ति है वह अपनी सजा पे जो है और जो अन्य मान लीजिए कोशिशें जो है उससे बचने के लिए कर सकता है। तो ये चीजें हैं। इसका अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पे क्या है रोक लगाना है। इस प्रकार से राज्यपाल के द्वारा 5 प्रकार के जो है मतलब शक्ति का उपयोग किया है। 5 प्रकार के राहत देने वाली शक्ति है। कैसी शक्ति है? राहत देने वाली। ये राहत किसको मिलता है? जो अपराधी व्यक्ति है। ठीक है, राहत देने वाली शक्ति है। क्या दोस्तों? ये राहत देने वाली शक्ति है और ये किसको मिलता है? जो अपराधी व्यक्ति है। क्या है? जो अपराधी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति अपराधी व्यक्ति अपराधी व्यक्ति को दंड से तो राहत देने वाली शक्ति है। मतलब अपराधी व्यक्ति को दंड जो दिया गया है, ठीक है, अपराधी व्यक्ति को दंड दिया गया है, उस दंड से जो है बचाव कर सके, इस तरीके का है। तो जो न्यायालय जो कारावास में जब कैदी रहता है तो वहां पे उसके आचरण पे और उस क्राइटेरिया को देखते हुए जो है राज्य सरकार के द्वारा राज्यपाल के द्वारा जो है निर्णय लिया जाता है। और राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से जो है इस प्रकार के डिसीजन जो है
लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और यही सेम प्रक्रिया आप देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा संघ सरकार के जहाँ पर विधि का उल्लंघन किया गया, संघ सरकार के अंतर्गत आने वाले अगर कहीं अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत जो दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये सब चीजें मतलब इसी प्रकार की शक्ति का उपयोग किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की जो राहत देने वाली शक्ति है वह राज्यपाल की राहत देने वाली शक्ति से अधिक व्यापक है। क्या? क्योंकि राष्ट्रपति जो मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दिया जा सकता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब अगर बात करें हम तो अनुच्छेद जो है, अगर अनुच्छेद 164 का जो 1 है, अनुच्छेद 164 का क्लास 1 जो है वह क्या कहता है दोस्तों? वह कहता है कि प्रधानमंत्री तो वहां पर है, संघ सरकार में प्रधानमंत्री, राज्य सरकार में क्या होते हैं दोस्तों? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अब जब संघ सरकार की बात करते हैं, भारत सरकार की बात करते हैं, तो वहां पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हम यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 164 का क्लास 1 है वह क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा क्या है? की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके द्वारा राज्यपाल को क्या सहायता और सलाह दिया जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 163 की बात करें, अनुच्छेद 163 में क्या कहा गया है दोस्तों? कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है दोस्तों? परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको ये अनुच्छेद मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ और बातें बताते हैं आपको। अब अनुच्छेद 164 का क्लास 2 क्या कहता है? ये कुछ चीजें आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 164 का क्लास 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 164 का क्लास 2 कहता है कि जो राज्य का मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य जो मंत्रिपरिषद है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 164 का क्लास 2 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखेंगे जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं
जो राज्य के महाधिवक्ता है, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा क्या है, की जाती है। और इसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो राज्य की जो महाधिवक्ता का पद का प्रावधान हमको देखते हैं, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, और जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य सरकार का क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। जो राज्य का महाधिवक्ता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, विधि अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च क्या है, विधि अधिकारी होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अब राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होगा, तो यह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत क्या है, पद धारण करते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब राज्यपाल की जब तक इच्छा रहेगी तब तक वे पद पर क्या है, बने रहेंगे। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और इनका कार्यकाल कितना होगा, वह राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी तब तक वो कार्यकाल पे रहेंगे। जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं राज्य का क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होगा, तो यह राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो वेतन कितना होगा, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होगा। क्या होगा दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होगा। राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा क्या है, निर्धारित होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। अब राज्य के महाधिवक्ता बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, अर्हता बताइए, क्या अर्हता होनी चाहिए। तो राज्य का महाधिवक्ता अगर कोई बनना चाह रहा है तो क्या अर्हता होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी चाहिए। क्या अर्हता होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या है दोस्तों, योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो वह राज्य का महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत होता है। यह तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक राज्यपाल की इच्छा होगी। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य के महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये चीजें हैं राज्य के महाधिवक्ता का क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होती है दोस्तों, तो वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, तथा भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक कम से कम क्या हो, कम से कम 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहो। तो उस चीज को हम अगले स्लाइड में क्या है, लिख देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की, अगर हम न्यायाधीश बनने की योग्यता, बनने की योग्यता तो क्या होनी चाहिए दोस्तों, पहला पॉइंट यही है कि वह क्या हो, भारत का क्या हो, नागरिक। पहला क्या है, भारत का नागरिक। क्या दोस्तों, भारत का नागरिक हो, भारत का क्या हो, नागरिक हो। फिर तथा भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य
क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हूं। न्यायिक पद धारण न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या क्या या है, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हूं। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। 10 वर्ष तक क्या हो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। ठीक है, कम से कम क्या है, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा। 10 वर्ष से अधिक है तो और अच्छी बात है, अधिवक्ता रहा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होने के लिए क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो तथा भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम क्या 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हो। तो कम से कम 10 वर्ष तक होना चाहिए। 10 वर्ष से अधिक है तो और अच्छी बात है। तो ये चीजें इसलिए बताया दोस्तों, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है, अगर राज्यपाल के द्वारा किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा रहा है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता का जिक्र देखिए यहाँ पर किया गया है। क्या अर्हता होनी चाहिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति को क्या है, राज्यपाल के द्वारा राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का जो महाधिवक्ता उसको क्या है, नियुक्त किया जा सकता है। क्या योग्यता होनी चाहिए राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए, तो यही चीज है, भारत का क्या हो, नागरिक हो और भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा। तो ठीक है दोस्तों, हमने आज राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान थे उसको हम लोगों ने देखा। राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान थे आज देख लिया गया। जल्दी से सेशन को क्या है, रिवाइज कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने आज क्या देखा इस सेशन में, तो आज राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान थे उसको हम लोगों ने देखा। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में जो राज्यपाल का प्रावधान किया गया, साथ ही जो राज्य सरकार का प्रावधान है, राज्य विधानमंडल, राज्य के जो उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर राज्य के जो शासन प्रशासन से संबंधित जो प्रमुख प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में दिए गए हैं। आज हमने इस सेशन में जो राज्यपाल से संबंधित प्रावधान है उसको देखा, और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान होगा, एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह जोड़ दिया गया संविधान में कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति क्या है, राज्यपाल में निहित होगी। राज्य सरकार की जितना भी समस्त जो कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से किया जाएगा, ये चीजें हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है राज्य स्टेट गवर्नमेंट का, वह राज्यपाल में क्या है, निहित है। इस चीज हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 155 राज्यपाल के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। राज्यपाल का जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा है किया जाता है। ये चीजें हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद राज्यपाल की पदावधि कितना होगा, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। साथ ही संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। लेकिन ये 5 वर्ष की अवधि पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगर राष्ट्रपति की इच्छा होगी तो राज्यपाल अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा कर पाएंगे। ये चीजें मालूम होना चाहिए। फिर राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देंगे। ये चीजें ध्यान में रखना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए। तो संविधान के द्वारा 2 योग्यता बताई गई है। एक है कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या योग्यता बताया गया कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर हम लोगों ने देखा राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अगर राज्यपाल का पद को धारण कर रहा है व्यक्ति तो क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, टर्म कंडीशन।
तो ये कि वह राज्यपाल जो है, जो व्यक्ति राज्यपाल बन रहा है, बन गया है, पद धारण कर लिया है, वह संसद की किसी भी सदन या विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और अगर कोई सदस्य ऐसा रहता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से, जिस दिन राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करेगा, वह सदन में उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। और राज्यपाल का क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये चीज आप ध्यान में यहाँ रखिएगा। है यहाँ राज्यपाल निर्वाचित अगर कहीं लिखा है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल का नियुक्ति होता है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पर, यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया तो उसको जो वेतन भत्ते किस तरीके से निर्धारित किए जाएंगे, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि राज्यों के बीच किस तरीके का शेयर होगा राज्यपाल के वेतन के लिए। अब जैसे देखिए राज्यपाल के वेतन कितना होता है, तो राज्यपाल का वेतन जो होता है 3,50,000 रुपया प्रति माह होता है। इसका मतलब 3.5 लाख रुपया इनका एक महीने का वेतन है। ये चीज आप देख लीजिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों, राज्यपाल द्वारा शपथ लेना, राज्यपाल शपथ लेते हैं तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा क्या है, शपथ दिलाया जाता है। तो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन शपथ जो है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है दिलाया जाता है। और संविधान के और विधि के परिरक्षण का, संरक्षण का, प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड का क्या है, शपथ लेते हैं। साथ ही राज्य की जो जनता की सेवा और कल्याण में क्या है, निरत रहेंगे, ऐसा शपथ राज्यपाल के द्वारा जो है लिया जाता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ हम लोगों ने देखा कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। जब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन अस्पष्ट हो जहाँ पर राज्यपाल के आकस्मिक परिस्थितियों में क्या कर्तव्य होंगे, कौन इस पद का निर्वहन करेगा, तो उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वह अनुच्छेद 161 के तहत है। और क्षमादान की शक्ति का जो विस्तार उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जहां तक विस्तार वहां तक होगा। राज्यपाल जो किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए जिससे निर्दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, परिवर्तन करने की शक्ति होती है। अगर हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करें तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 72 में किया गया है। तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। फिर यहाँ पर क्षमादान की शक्ति की बात किया, राज्यपाल जो है सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड और राज्यपाल मृत्युदंड को जो है माफ नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको माफ करने का, मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को माफ करने का, जो सजा दिया गया, माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ये चीजें आपको मालूम है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, और जब आजीवन कारावास में बदलेंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघुकरण की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय कौन सी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं राज्यपाल, लघुकरण का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लघुकरण में क्या किया था, दंड की प्रकृति को ही क्या है, बदल दिया जाता है। उसके बाद देखिए, कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को माफ, क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, और जहां तक संसद का विधि है बनाने की शक्ति है, उन मामलों पे भी राष्ट्रपति द्वारा जो है राहत देने की शक्ति का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने वही लघुकरण की देखा कि दंड के स्वरूप को बदलना, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। ठीक है, ये चीज आप देख लेंगे। फिर उसको परिहार, रिमिशन, दंड की अवधि को कम करना, 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में बदल दिया जाता है। विराम, रिस्पाइट क्या होता है, इसके अंतर्गत दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना क्या है, शामिल है। तो व्यक्ति विशेष के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा को बदल दिया जाता है। जैसे किसी महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण उसकी सजा को क्या है, परिवर्तित करना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। और परिविलिम्बन का मतलब होता है जो दंड दिया गया है उसको लागू करने से रोकना, अस्थायी समय के लिए। जो अपराधी व्यक्ति है वह अपनी दया याचिका जो है आगे, मतलब जो उत्तरदायी लोग हैं जैसे राष्ट्रपति के पास पहुंचा सके हैं। तो इस सब चीजों में जो समय लगता है उस समय के लिए जो है अस्थायी समय दे दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है, रिप्रिव, परिविलिम्बन शक्ति का जो उपयोग राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन में क्या है, रोक लगाना। ये चीज आपको ध्यान में रहना देना है। अब वही चीज है, ये सब जो शक्तियां हमने बताया वो राहत देने वाली शक्ति है। अपराधी व्यक्ति को जो दंड दिया गया उस दंड से बचने के लिए जो है ये सब उपाय है।
फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 163 क्या कहता है। अनुच्छेद 163 कहता है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये चीजें क्लियर हो गया। अनुच्छेद 164 का क्लास 1 क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 164 का क्लास 2 क्या कहता है, जो राज्य मंत्रिपरिषद है वह विधानसभा के प्रति क्या सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या उत्तरदायी होता है। ये हमको कहां से पता चलता है, अनुच्छेद 164 का क्लास 2 कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। देख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोगों ने राज्य के महाधिवक्ता के नियुक्ति किस तरीके से होता है उसको देखा। तो राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में किया गया है और इसमें कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता का अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। तो राज्य के महाधिवक्ता अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक राज्यपाल की इच्छा रहेगी। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, वह राज्य का महाधिवक्ता होता है। राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता वाले व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा क्या है, महाराज का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता का वेतन राज्यपाल के द्वारा क्या है, निर्धारित किया जाता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के लिए होना चाहिए भारत का नागरिक हो तथा यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो और तथा भारत के राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक क्या है, न्यायिक पद धारण कर चुका हो या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे ही 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या हो, अधिवक्ता रहा हो। तो कम से कम 10 वर्ष तक तो अधिवक्ता रहना ही है, अधिक है तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान थे उसको देखा और जो बीच में जो इससे रिलेटेड टॉपिक थे उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो को आप दोस्तों कई बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे आप उसको सॉल्व करने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।